अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम माहौलियात पे बात करेंगे। माहौलियात के क्या असरात ज़राअत पर मुरतब हो रहे हैं, ये खसूसी तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तेज़ी से जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो आ रही हैं, दुनिया भी बड़ी कॉन्शियस है और हमें भी बता रही है कि आप उन 10 मुल्कों में शामिल हैं जहाँ माहौलियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है और वो असरअंदाज होगी यहाँ के हालात पर। हमने देखा पिछले 2 दहाइयों से हम किन किन हालात का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पिछले 2-3 सालों में जो है बड़ा उतार चढ़ाव आया है मौसम में। अभी सितंबर ख़त्म हो रहा है लेकिन गर्मी की शिद्दत बरकरार है, 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो ये भी माहौलियात की तब्दीली है। फिर हम 2-3 सालों से मुसलसल सैलाब भुगत रहे हैं, ये भी माहौलियाती तब्दीली है। और दुनिया का अमूमी दर्जा जो है वो भी कोई 1.5 डिग्री बढ़ गया है। तो दुनिया इसके हवाले से बड़ी कॉन्शियस है। हम दुनिया को तो बता रहे हैं कि जी हम माहौलियात से मुतासर हो रहे हैं, हमारी मदद की जाए, लेकिन हम अपनी मदद खुद कितनी कर रहे हैं, ये भी एक अहम मामला है और देखने की बात है। ख़ास तौर पर हमारा सारा इन्हसार ज़राअत पर है और ज़राअत पर इन्हसार होने की वजह से हमारी ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है इस माहौलियाती तब्दीली से। तो हमने इसके लिए कितनी तैयारी की है, क्या हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो इस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से रेजिस्टेंस रखते हूँ, रेजिस्टेंट हूँ। और क्या हमने अपने एग्रीकल्चर जोनिंग की है कि क्या क्या जोन जो है वो किस फसल के लिए सूटेबल है, क्या हमारे पास जो खादें हैं, पानी है और ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी दस्तियाबी उसी हवाले से हो रही है या नहीं हो रही। ये सारे आज के मौजू हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर वज़ीर अहमद साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं शोबा सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप ज़रई ऑफ़िसर हैं, ज़राअत को गहरी अंदाज से देखते हैं, नज़र रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो शोबा है सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इन दोनों चीज़ों की आपस में क्या मुताबिकत है? कुछ ना कुछ तो होगा ना रिलेशनशिप जिसकी वजह से इकट्ठा कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। सॉइल और एनवायरनमेंट का बहुत क्लोज लिंक है। अच्छा, ठीक है। ऐसे समझे कि चोली दामन के साथ है। अच्छा, वो क्या चोली दामन है? मतलब है वो माहौलियात सॉइल पर असरअंदाज हो रहा होता है या सॉइल माहौलियात पर असरअंदाज हो रही होती है? जी क्या? अगर हम फसल की बात करें, जब कोई पौधा लगाते हैं, जो पौधा जितनी भी अपनी ज़रूरियात होती है, खुराक होता है, वो ज़मीन से ले रहा होता है, सॉइल से ले रहा होता है। और उसका जो पोटेंशियल है या उससे क्या पैदावार है कि किस तरह से वो बिहेव करेगा, किस तरह से ग्रो करेगा, ये माहौलियात डिसाइड करते हैं, एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। ठीक है। तो अगर माहौलियात में तब्दीली आएगी तो डेफिनेटली वो सॉइल के अंदर भी तब्दीली आएगी। हाँ, इसलिए जो सॉइल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक दूसरे के साथ लिंक हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छी फसल चाहते हैं तो दोनों तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा और दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ेगा, फिर जाके। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें हमें जो है सॉइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे जैसे किसान भाई हैं, वो फसल की बाकियात को आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो माहौलियाती आलूदगी का मसला पैदा हो जाता है। ठीक है। जिसको उसकी वजह से एक जो मसला आ रहा है, माहौल ख़राब हो जाता है, जी माहौल ख़राब हो जाता है, स्मोक का। लेकिन क्या आग लगाने से सॉइल पर भी असर पड़ता है? जी, उस पे भी बात करना चाह रहा हूँ। अब ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, ये एक ज़िंदा चीज़ है। ठीक है। इसको ज़िंदा कहते हैं। अच्छा, आप उसे ज़िंदा शुमार करते हैं? जी, ज़िंदा है, क्योंकि इसके अंदर जानदार हैं, माइक्रोब्स हैं और हशरात वगैरह होते हैं जो ज़मीन ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया। जब हम बाकियात को आग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जल जाती हैं। अच्छा, जो ज़ेरे ज़मीन है, हाँ, ज़ेरे ज़मीन जो चीज़ होती है जल जाती है। ठीक है। उनका एक अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट का एक साइकिल बनाया हुआ है। ठीक है। हर चीज़ साइकिलिंग प्रोसेस से सिस्टम जो चल रहा होता है, इकोसिस्टम वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। दूसरा एक ये है कि ज़मीन के अंदर नामियाती मादा होता है। ठीक है। जिसके सब्ज़ खादें कह सकते हैं, उसका जो होता है फसल के लिए, उसकी सेहत के लिए जो एक इंडिकेटर है वो नामियाती मादा है। ठीक। तो जब आप आग लगाते हैं, नामियाती मादा भी जल जाता है, सारा खत्म हो जाता है। तो कभी हमने सोचा नहीं, हम तो सिर्फ पोल्यूशन की बात करते हैं कि फ़िज़ाई पोल्यूशन हो गई। ये जो ज़मीन में तब्दीली आ रही है, तो ज़मीन के साथ भी इसमें भी तब्दीली आती है। अच्छा। इसी तरह खादों का इस्तेमाल है।
टेम्परेचर एकदम रेज करता होगा जहाँ आग लगती होगी। जी जी डेफिनेटली, मैंने पहले कहा है कि मिट्टी जिंदा है, ठीक है, जानदार है, जिस तरह एक इसके असरात कहाँ तक जाते हैं? अगर इसको अगर हम मुंजी को आग लगा रहे हैं, उसकी बाकियात को, या और किसी फसल इसमें 1 फुट तक 1.5 फुट तक वैसे अंदाजा सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मिट्टी होती कितनी है, उसकी तय कितनी है। वो तकरीबन 1 फुट यानी रूट जहाँ तक जाती है वहाँ तक मिट्टी होती है। और 1 फुट तो हम जला देते होंगे ऑलमोस्ट। जी, और उसको हम रूट जोन कहते हैं। जो रूट जोन, उसके रूट जोन तक असरात जाती हैं। ठीक है। अब ये किसान भाइयों को पहले तो इसके असरात नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियाँ कई 100 सालों से आ रही हैं, लेकिन अब उसके असरात प्रोमिनेंट हो गए, लोगों को नज़र आ रही हैं। बारिशें हो रही हैं, अब ये देखें टेम्परेचर बढ़ गया है, इस वक्त गर्मी है, हालांकि इस वक्त सर्दी होती थी। इसी तरह किसानों को भी अब महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो फसल लगा रहे हैं, उसकी जो जरखेज़ी है वो ख़त्म हो गई है। लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, एक्स्ट्रा खादें डाल रहे हैं, लेकिन वो पोटेंशियल, वो यील्ड नहीं आ रही। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, उसके असरात मिट्टी पे भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस मौजू पर हम आगे बढ़ने से पहले एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा। डॉक्टर वज़ीर साहब ने जो बात की है कि हम तो पॉल्यूशन का ही जिक्र करते हैं कि ये फ़िज़ाई आलूदगी हो गई और ये सॉइल में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, इसके हवाले से भी महकमा ज़राअत कॉन्शियस है? इस पर भी कोई बात होती है कि भी देखें वो आग लगाई है, चलें फ़िज़ाई आलूदगी तो अपनी जगह पर रह गई, लेकिन वो ज़मीन जो है वो मुतासर हो जाती है? जी, तो थैंक यू, आपने अच्छा सवाल किया। जिस तरह डॉक्टर वज़ीर साहब ने फरमाया, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे लीड करूँगा। हम बिल्कुल महकमा ज़राअत जाके जितनी भी हमारे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, हम अपने किसान भाइयों के बताते हैं कि ना सिर्फ ये फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनती है, ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। होता कुछ इस तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अकेला ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता, एक होता है फाना ज़मीन का, एक होता है फ्लोरा। ठीक है, ठीक है। फाना ये दो तहें हो गई। दो नहीं, ये दो तरह की जानदार हैं, तीसरी ज़मीन होती है। अच्छा। सॉइल के अंदर फाना को हम बोलते हैं एनिमल, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, और फ्लोरा हम बात करते हैं प्लांट्स की। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त तो फ्लोरा को, ये बाकी चीज़ों को जलाते हैं, तो उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रखे होते हैं, जिनका काम उन्हीं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करना होता है, ठीक है, हम उनको भी जला देते हैं। जब उन बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर उन्होंने एग्जिस्ट करना होता है। जब आग लगाएंगे, हार्श टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा आग जलने की वजह से, तो वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फंजाई, जितने भी अंदर ज़मीन के अंदर एक फाना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाना और फ्लोरा जो है वो किस गहराई तक मौजूद होते हैं? जी, ये सर गहराई के अंदर जाता हो, लेकिन जिस तरह हमारी रूट जोन होती है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। 1 फीट तक, वैसे तो ये 2, 2.5, 3 फीट तक जाता है, ज़मीन तक चला जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे 1 फीट तक, तो 1 फुट तो जल जाता होगा, जल जाएगा। इसीलिए यही वजह होती है ना, फिर आगे फिर वो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग का इशू बन जाता है, वो नहीं प्रॉपर हो पाते। हमारा फार्मर ये तो देख लेता है कि मैंने जी जला दिया, चले जी मेरी जान छूट गई, ठीक है। और शायद जान छूटने के अलावा उसको शायद ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि जलाने से मेरी ज़मीन फर्टाइल हो रही है, उसको तो यही समझ आ रही है, वो कहता है कि जी ये राख शाख शामिल होती है। जी, वो एक मिथ सी बनी हुई है, बल्कि होता भी है कि जस्ट पोटाशियम शायद वो उसकी राख से उसको मिल जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो नुकसान हुआ है वो बाकी चीज़ें, फ्लोरा को ख़त्म, फाना को ख़त्म कर रहा है, बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। क्योंकि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ करता है, तो इनकी जो अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, उनकी कंपोजिशन ख़राब हो जाती है, उनकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो हम ये बताते हैं उन फार्मर्स को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वज़ीर साहब, ये बड़ा अहम मामला है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो ये इसकी अहमियत जो है, आप साइंटिस्ट के पास भी इसी तरह आप कॉन्शियस हुए हैं कि भाई ये जो कुछ हम कर रहे हैं अपने माहौल के साथ, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है, उसके सामने तो हम बेबस हैं। अच्छा, जो दुनिया हमारे साथ कर रही है ज़ाहिर है उसके सामने बेबस है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, और जो कुछ हम कार्बन जो है वो शामिल कर रहे हैं फ़ज़ा में, उसके भी असरात मुरतब हो रहे हैं, वो हमारा इसमें शेयर तो बड़ा मामूली सा है। लेकिन क्या हमारे साइंटिस्ट कॉन्शियस हैं, परेशान हैं कि ये जो माहौलियाती आलूदगी आ रही है, इससे हमें फ्यूचर में बड़ा नुकसान हो सकता है? जी, इस पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब इदारे काम कर रहे हैं मिल के, और मुख्तलिफ लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आगाही के अलावा क्या कर रहे हैं? नहीं, आगाही यही शोर शराबा हमने डाला हुआ है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अब हमने जलालपुर पीर वाला जो हमारा ज़राई फार्म है, हमने वहाँ मॉडल फार्म बनाया है, और लोगों को ये जो फसल की बाकियात होती है हमने उनको प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट करके बताया है। अच्छा, क्या किया है? अच्छा, उसमें किसान जो होता है उसको प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अब जैसे धान की है वो बाकियात हैं,
अब वो रूटावेटर से मिक्स करना चाहता है। ठीक है। अब रूटावेटर में वो मिक्स नहीं होती क्योंकि उसमें लचक होती है थोड़ी सी, अच्छा। तो वो नहीं होती। तो हमने किसानों को जाके प्रैक्टिकली बताया है और करके दिखाया क्या किया गया है कि आप पहले उस पर डिस्क हैरो चलाएं, डिस्क चलाएं, ठीक है, डिस्क चला के वो उससे वो मट्टी के अंदर बारीक हाँ, हो जाएगी, ठीक है, कट जाती है, मट्टी के अंदर थोड़ी सी दब जाती है। उसके बाद जब रोटावेटर चला के आप मिक्स करेंगे तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी। और दूसरी इसमें एक टेक्निकल चीज़ है कि ये जो फसल की बाकियात होती है ना, इसको डिकम्पोजिशन जो गलने सड़ने का अमल होता है उसको फास्ट करने के लिए फिर हम एडवाइजरी देते हैं। ये महकमा ज़राअत भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और यूनिवर्सिटीज़ और साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। हम बताते हैं कि आप वैसे अगर मिक्स करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फसल को नुकसान आता है जिस वजह से फार्मर नहीं करता। हम उनको कहते हैं कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी यानी 10 किलो 20 किलो आधी बोरी यूरिया ज़रूर ऐड करें। ये जब आप रोटावेट कर रहे हैं, हाँ, जब डिस्कें चला रहे हैं, रोटावेट कर रहे हैं, फिर उसमें यूरिया ऐड की करें। बाकियात आप जब भी मिक्स करें उसके साथ जब तक आप थोड़ी बहुत अमाउंट में यूरिया नहीं डालेंगे, उससे डीकम्पोजिशन कैसे हो जाती है? उससे ये होता है कि अल्लाह ताला ने डिकम्पोजर रखे हुए हैं। अच्छा। जो बैक्टीरिया हैं, जो चीज़ भी हम ज़मीन में दबाते हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। ये बैक्टीरिया और फंजाई काम करते हैं। तो हम इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अगर हम बाहर से उसको नाइट्रोजन दे दें तो कार्बन वो इससे बाकियात से ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके न्यूट्रन भी ज़मीन में वापस चले जाते हैं, पोटास चली जाती है, नाइट्रोजन चली जाती है। जरा इसको थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जी कि काश्तकार ने अपनी बाकियात जो है वो ज़मीन में मिक्स करनी है तो पहले वहाँ डिस्क चलाए। फिर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन है, कपास है, कपास में इजीली वो मिक्स हो जाती है। ठीक है। जो वीट है टू सम एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन अगर वो रोटावेटर से अगर मिक्स नहीं होती तो डिस्क चला ले। अच्छा, बाज़ फार्मर ऐसे होते हैं खाद किस मरहले पे शामिल करनी है, जो आप यूरिया शामिल करने की बात कर रहे हैं, वो आप जब रोटावेटर चला रहे हैं पानी लगाना है साथ, क्या करना है, मतलब उस खाद पानी तो डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो किस मरहले पर आपने डिस्कें भी फेर दी, रोटावेटर चला दिया, उसके बाद खाद डाल दी? नहीं, आप ऐसे करें, पानी लगाएं जैसे वतर कंडीशन में आप उस वक्त डिस्क चला के जिस तरह ज़मीन तैयार करते हैं वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन उसमें यूरिया ऐड करें। सिर्फ उसमें क्या यूरिया ऐड करें और कोई प्रॉपर फार्म इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करें। जैसे डिस्क है, अगर किसी के पास डिस्क नहीं है तो वो हल को भी इस्तेमाल करके थोड़ा सा वो गहरा हल इस्तेमाल करके चला ले तो फिर मेन ये होता है कि जो स्ट्रा होता है ना वो इस तरह होता है कि जब रोटावेटर चलता है तो वो उसके अंदर वहीं रह जाते हैं। हाँ, वहीं हो जाता है या वहीं रह हाँ, जाता है। लेकिन हल चलाने से या डिस हैरो का मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो उससे उस इनकॉर्पोरेट होना इजीली हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर मजीद बात करते हैं, पहले एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम माहौलियात पे बात कर रहे हैं, माहौलियात के फसलों पर क्या असरात हैं, ये मौजू है, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माहौलियात पर, फसलों पर असरात जो माहौलियात के मुरतब हो रहे हैं, और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर वज़ीर साहब ने जिक्र किया कि हमने अगर अपनी सॉइल को ठीक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाकियात को जलाएं नहीं, बल्कि डिस्कें फेरें, फिर रोटावेटर चलाएं और फिर यूरिया शामिल करें। ये कम्बिनेशन हमारे काश्तकार को पता है, आप एग्री कर रहे हैं बतौर महकमा ज़राअत के? जी ठीक है। जी हम ये करवा भी रहे हैं अपना। असल में होता इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह हम गंदम लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं, हमें सिर्फ चाहिए ये कि हम सिर्फ इसका जो है ग्रेन्स हम वो ले जाएं, हार्वेस्ट करें, बाकी को हमें चाहिए कि डंप करना चाहिए सॉइल के अंदर। इससे ये तो एक तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। अब क्वेश्चन ये है, जिस तरह हम चाह रहे थे कि इसको डंप कैसे करना है, ये हमारे प्रॉब्लम यहीं पर ही प्रॉब्लमेटिक आ जाती है। उसको करना कैसे है, उस चीज़ से जान छुड़वाता है। रूटावेट करेंगे तो उसके जो अंदर उसके फाले जिसको बोलते हैं, हाँ, उनके अंदर वो लिपट जाएगा, लिपटने के बाद वो वहीं पर इकट्ठा होता रहेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अगर हल से काम नहीं चलता तो आप जिसने डिस्कें चला लें। डिस्कें चलाने के बाद जिस वक्त आप देखें कि ज़मीन के अंदर मिक्स हो गया है, और फाइनल जब आप उसके बाद हल चलाएँ तो आप उसके साथ यूरिया का 10 से 15 किलो फी एकड़ के हिसाब से छटा करें, और छटा करने के बाद उसको आप इरिगेशन कर दें, पानी लगा दें। क्योंकि यूरिया जो है ये वोलाटाइल कंपाउंड है, अगर आपने इसको छटा कर दिया उसके बाद फ़ौरन पानी ना लगाया तो ये यूरिया फ़ज़ा में उड़ जाती है। एक तो ये चीज़। दूसरा, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन के लिए मैं आपके प्रोग्राम से अपने किसान भाइयों को बताता चलूँ कि यूरिया डालना क्यों है भाई, कौन सा हमारी फसल लगी हुई है, उसमें होता है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम आग लगा के जला देते हैं, उनके लिए एक टेक्निकल टर्म होती है कार्बन नाइट्रोजन रेशो।
जब तक वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बैलेंस नहीं होगी। अब कार्बन तो मौजूद है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन फजा में तो मौजूद है सर, नाइट्रोजन फजा में मौजूद है, उसको ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोसोमोनस या नाइट्रोबैक्टर होते हैं, लेकिन जो इसको डिकम्पोजिशन कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो अलग बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं नाइट्रीफाइंग, दूसरा होता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जो उन्होंने उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन को तोड़ना होता है, उसकी डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करना होता है। तो इन बैक्टीरिया को थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए, जिस तरह हम दूध में दही डालने के लिए थोड़ा सा खट्टा लगाते हैं ना, इस तरह हमने इस प्रोसेस की डिकम्पोजिशन को तेज करने के लिए उसके अंदर यूरिया का टच देना होता है, ताकि हमारी कार्बन नाइट्रोजन की जो रेशो होती है वो बैलेंस हो जाए। ये हर फसल की बाकियात के लिए यही फार्मूला है या मुख्तलिफ फसलों के लिए, जैसे मूंजी के लिए हम कुछ और रखते हैं, कपास के लिए? सर, जहां आपने बाकियात की डिकम्पोजिशन करनी है किसी भी फसल की बाकियात है। हाँ, अगर आपने कपास के बाद छड़ियाँ लगाई हैं, वहां पर आपको डिस्कों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर आप रूटावेट कर लें। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ है। अच्छा, फिर जिस वक्त अगर आप इसको फार्मर हमारा क्या करता है, जो आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें से वोलेटाइल कंपाउंड नाइट्रोजनस ऑक्साइड वगैरह निकल रहे होते हैं। यही नाइट्रोजनस ऑक्साइड जाके हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इनको होना चाहिए लिथोस्फेयर में ओजोन लेयर को। इन नाइट्रोजनस वोलेटाइल कंपाउंड की वजह से ये हमारी ज़मीन की लेयर ट्रोपोस्फेयर में आ जाते हैं। हम जिस लेयर पे बैठे हैं, यहाँ लिथोस्फेयर है, देन ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं। फिर बारिश के साथ, मैं बता दूं, बारिश के साथ यही नाइट्रोजनस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बन के तेजाबी बारिश जिसको बोलते हैं, वो नीचे आती है, वो फिर हमारी ज़मीन को नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, अब ये हमने इब्तदाई तौर पर साइल की बात कर ली। अब ये बताइएगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है, आपकी साइंस क्या कह रही है कि ये किस किस्म की माहौलियाती तब्दीली होने जा रही है, और हमारा मुल्क जो है वो कितना और किस तरह मुतासर होने जा रहा है आपके मुताबिक? इसमें जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जो है ना, ये सिलेंडर लेके फिरा करेंगे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इससे इसकी इंटेंसिटी आप इमेजिन कर लें कि किस तरफ जा रहे हैं। अभी आपको यकीन है ऐसा दौर आ रहा है? आएगा और आ भी चुका है। अब हमने मास्क लगाना शुरू कर दिए, स्मोक के अंदर मास्क के बगैर नहीं मूव कर सकते, बल्कि ऑक्सीजन के जो है वो एरियाज बना दिए गए हैं जहाँ प्रोफेशनल एयर पोल्यूशन इतनी इंटेंसिटी इतनी इसकी हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप ये देखें, एक दौर था, अगर आप 10-15 या 20-25 साल पहले जाएँ तो मिनरल वाटर का कंसेप्ट नहीं था। लोग ग्राउंड वाटर इस्तेमाल पानी के लिए। ये माहौलियाती तब्दीली का ही असर है कि अब जो है ना, आप अंडरग्राउंड वाटर या कहीं नल से या कहीं से पानी नहीं पी सकते, ठीक है, तो आपको 7 बोतल रखनी पड़ती है। तो इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि इस वक्त जो शहर जैसे लाहौर है, अभी हम आज सुबह डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि देखें पेशावर जो है इस वक्त टॉप पे पोल्यूटेड अमंग टॉप पोल्यूटेड सिटी आ रहा है पाकिस्तान का, और पंजाब में देखें तो लाहौर है। तो किसी दौर में देखें ये इतने पोल्यूटेड नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है, और जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हाँ, ये इंसानी जानों के लिए और ज़राअत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि हमें इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा, इंसानों के लिए ये मसला होगा कि ऑक्सीजन जो है वो दस्तयाब नहीं होगी। जी, जब फ़ज़ाई आलूदगी होगी, आलूदा पानी होगा, वाटर पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी, सॉइल पोल्यूशन होगी। अब इसमें मैं 1 बाय 1 बता दूँ। जैसे एयर पोल्यूशन है, उसमें स्मोक को अब हम सफ़र कर रहे हैं, इससे आपकी जो आइज़ की डिजीज़, स्किन डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग डिजीज़, ये लाहौर में भी फैली हुई है, आप ये देख लें। इसी तरह वाटर पोल्यूशन आप देख लें। अब ये जो सीवरेज का पानी लगा रहे हैं, हम सब्जियों को लगा रहे हैं, वो हम सब्जियां खा रहे हैं, और ये देखें चारा मोस्टली जो जानवरों का गोश्त वगैरह आता है, ये पानी ये इसमें सीवरेज वाटर लग रहा है या पोल्यूटेड वाटर लग रहा है, तो वो उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, और दिन ब दिन आप देखें हमारे अस्पताल। ये तो वो है ना जो हम अपने साथ खुद कर रहे हैं, ये जो सारे वो मामलात हैं जो हम अपने साथ खुद कर रहे हैं जी, कि हम फसलों की बाकियात को आग लगा रहे हैं, हमने सीवरेज जो है वो फैला दिए इस अंदाज से कि बगैर सोचे समझे, और वहाँ पर कोई सही एहतमाम भी नहीं किया कि वो मिक्स ना हो अंडरग्राउंड वाटर में,
या बाकी मामलात हैं, अब हमें किसी ने फोर्स तो नहीं किया कि हम ये आलूदा पानी जो है सब्जियों को लगाएं, ये हमारी अपनी सारे करतूत हैं जो हम कर रहे हैं और भुगत रहे हैं। एक और मामला जो है वो ये है कि हम कुदरती आफात का भी शिकार है ना। इस वक्त जो है हमें जो माहौलियाती तब्दीलियाँ उधर से आ रही हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसके बारे में भी हम कॉन्शियस हैं और उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, माहौलियाती आलूदगी की वजह से डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो आलूदगी है, हाँ, एक तब्दीली है, एक माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेटिक चेंज आप जिसके क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। एक सबसे देखें हमारे जो सीज़न है अब शिफ्ट हो रहे हैं, यानी अब जब टेम्परेचर तब्दील हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज़न शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड बारिशें आ रही हैं। हाँ, उस वक्त बारिश होती है जब हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, फ्लड आ रहे हैं। इसी तरह एक जो माहौलियाती क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो हमें फ्यूचर में पानी का मसला होगा, यानी हमारे लिए जो फसलों के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। जी, ऐसा ऐसा ये हो जाएगा हमारे जो। आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि हमें डराया तो बड़ा जा रहा है कि जी माहौलियाती तब्दीली आ रही है, ये स्पेसिफिक होने क्या जा रहा है, नज़र क्या आ रहा है कि जी मतलब देखें ना, हमें कहा गया कि जी मौसम बड़ा गर्म हो जाएगा, पता लगा कि जी मौसम तो उल्टा ठंडा हो गया। एक फसल हमारी हीट वेव से तबाह हो गई, दूसरी कोल्ड वेव से तबाह हो गई। मतलब ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि बारिशें नहीं होंगी या बारिशें ज़्यादा होंगी, कि होगा क्या। ये इस पे तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है। प्रिडिक्शन तो कोई भी सीधी नहीं निकल रही पिछले 2 सालों से। मैं ज़रा डॉक्टर साहब 2 सालों से जो प्रिडिक्शन आती है वो प्रिडिक्शन ही उलट हो जाती है। मतलब हमें जो महकमा माहौलियात के लोग हैं या आप जैसे साइंटिस्ट हैं, जो आप बता रहे हैं सामने वो नहीं आ रहा, सारा कुछ जो है वो अनसर्टन है। सर पहले तो बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने कहा ना कि माहौलियाती तब्दीली आ रही है, ये आ नहीं रही, इसको लाया जा रहा है। ये हमारे ही, जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना करतूत, खैर बड़ा टफ सा वर्ड है ये, सख्त हो गया। ये हमारी अपनी आदतें या हमारी हरकत है ना, जो कि हम बेगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, ये इसकी वजह से है। कुदरत नहीं लेके आ रही, बल्कि हम खुद अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी टू से कि इस अर्थ के ऊपर जो प्रॉब्लम बाकी एनिमल के लिए, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए इंसान ने पैदा किया ना और अपने लिए, वो शायद किसी और ने नहीं की, हम ये खुद ही हमारे अपने ही पैदा करते हैं मसाइल हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, दूसरी बात अगर रिसोर्सेज का हमारा डेफिनेटली है कि बारिशें आ तो रही हैं लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड आ रही हैं। अब देखें, अब हम जिस मंथ में यहाँ पर बैठे हैं, इस मंथ में इतनी गर्मी नहीं एक्सपेक्टेड थी। कॉटन को थोड़ा सा प्रेशर आया, स्ट्रेस आया, इसी वजह से ही आया हमारे यहाँ। ठीक है, कि अचानक टेम्परेचर बढ़ गया। बाकी फसलात के साथ भी ऐसे हो रहा है। अगर खुदा ना खासा टेम्परेचर इसी तरह ही राइज रहा तो मेज़ की जो पोलिनेशन होती है उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो मुतासर हो जाएगा। तो इसी तरह बारिशों की ज़्यादा आने की वजह से सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो समंदर के नज़दीक जो एरियाज हैं उनको वो मुतासर होंगे। ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, सारा पानी तो समंदर में जाना है। अब चूँकि हम बैठे गर्म इलाके में हैं, हमारा ये एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ये गर्म इलाके वाली साइड पे, हमारे लिए तो नुकसान है। लेकिन जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ठंडे में है, उनके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना वो तो फ़ायदेमंद है उनके लिए, वो तो खुश हैं इस चीज़ को। अच्छा, नहीं, ये अभी आपने कहा कि अचानक बारिशें होंगी या ड्राउट हो जाएगा, ये हमारी साइंस इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही। कि देखें ना, हम बाकी चीज़ें तो फोर्स ही कर लेते हैं, वैसे भी बताते रहे कि जी फलां मौसम, तो अभी हम फोर्स ही नहीं कर पा रहे। हमारी साइंस में ये कैपेसिटी नहीं है, या ये वहाँ चेंजेस इस किस्म की आ रही हैं कि उसमें हम समझ नहीं पा रहे। सर एक्चुअली होता है कि कुछ माइक्रो क्लाइमेट होता है, एक मैक्रो क्लाइमेट होता है। माइक्रो क्लाइमेट हर एरिया का, हर रीजन का, हर शहर का, हर तहसील का वेरी करता चला जाता है। तो वो जहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर बिल्ट होता है, हवा जिस तरह आपको पता है कि गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो इर्द गिर्द से क्लाउड ने मूवमेंट करनी होती है। अब इसके ऊपर वाकई इसकी एक अच्छा सा काम करना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकें कि ये तो पता होना कि मौसम गर्म होने जा रहा है या सर्द होने जा रहा है। इसके बारे में कितना है वो मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी में भी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी वाले इसमें ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक होता है क्लाइमेट इनजस्टिस। अच्छा, क्लाइमेट में भी इनजस्टिस हो जाता है। ठीक है, वो ये है कि बहुत से, जैसे अब हालिया मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं या माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सिर्फ हमारे अपने करतूत नहीं है, हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस जो ममालिक हैं उनकी वजह से भी आ रहे हैं। ठीक है, माहौलियाती तब्दीली का सबसे जो बड़ा एक ट्रिगर है ना, वो इंडस्ट्री है। आप चाइना देख लें या और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। यानी पाकिस्तान में इतनी पैदा नहीं हो रही जितनी दूसरे ममालिक में हो रही है। और एक इंटरनेशनल सिस्टम है कार्बन ट्रेडिंग का, कि हर मुल्क को एक लाइसेंस दिया हुआ है कि आप इतनी लिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते। तो वो जो है उससे क्रॉस करके, हाँ, वो जो मुल्क क्रॉस कर रहे कहते हैं छोटे उसके असरात जो है ना हमारे ऊपर आ रहे हैं। छोटे मुल्कों का मौसम भी अपना नहीं होता। एक साइबेरिया से हवा आती है, वो मुतासिर करती है। इंडिया में अगर वो फसलें जलाते हैं तो वो इसकी एक वो अभी आपने जिक्र किया है कि हम अपने मुल्क में तो कंट्रोल कर लें बेशक धान पे, यानी बाकी ना करें। अब इंडिया वाले अगर जलाएंगे तो उसके भी असरात हमारे मुल्क पे आने ही और आते भी ज्यादा उधर से। इसको लाहौर ज्यादा मुतासिर भी भारत की वजह से होता है। ये सर एक नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल है। और हम जो है ना बस शोर शराबा डाल के जी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों पर और हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने काफ़ी रोना रो लिया कि ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं और हम ज़्यादा मुतासिर इसलिए भी होने जा रहे हैं कि हम अगर अपने इंसानों के लिए ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त कर लें फिर भी काम चलेगा नहीं। हमारा तो सारी मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है और अगर ज़राअत नहीं संभलेगी तो सारे मामला ख़राब होने लग जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अब माहौलियाती तब्दीली है, एक तो चलो मकामी सतह पर हम जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक करना है। दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि बैन अक़वामी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसके असरात भी हमारे मुल्क पर मुरतब हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? इसमें भी दो चीज़ें बताइएगा, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी क्या होनी चाहिए फौरी तौर पर, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें जो है ना, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियों के लिए अल्लाह ताला ने जो एक ज़रिया पैदा किया है वो पौधे हैं जो इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम प्लांटेशन करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन में जो सुनते थे कि हमारा जो रकबा है जिन पे जंगलात हैं या दरख्त हैं वो 2.8 समथिंग के लगभग था। उसके बाद तो ये फिगर आना ही बंद हो गई कि भी क्या है। जी, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन करंटली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, मुख्तलिफ इदारों ने लिए हैं कि वो अपने लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ना वो प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई डाटा शेटा नहीं है मेरे ख्याल है। डाटा इसमें कि हमारी प्लांटेशन है कितनी। पहले तो सुनते थे, ये भी सबको याद है कि कम से कम 25% रकबे पर प्लांटेशन होनी चाहिए। जी जी। लेकिन अब हम खड़े हुए कहाँ हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ अंदाजा नहीं। इसमें यह है कि हमारी कौम में ये शौर पैदा हो गया, पौधों की तरफ मूव कर गया, प्लांटेशन पौधे लगा। कैसे कर लिया? आप देखिए मुख्तलिफ, अगर आप निकल के देखिए खुशफहमी वाली बात हो जाएगी। नहीं, पौधे लग रहे हैं। आप मुख्तलिफ इदारों में जाएँ, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और इस पर पौधे लगाए जा रहे हैं। दूसरा सबसे जो है ना, हमने मोड ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो भी तब्दील किया है। अब हम एफिशिएंट फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। एक जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की तरफ वो जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट जाने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। नहीं, वो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमारे बहुत से जो लोग हैं अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे चले गए हैं। यानी अब खादें जो है ना उन्होंने 30 से अप टू 20 से 30% जो है ना कट कर दी हैं। उसमें बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा। तो इस तरह से अगर हम ये तब्दीली, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं जी, अगर हम अपने माहौल को सबसे ज़्यादा दरख्त लगाएं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कमर्शियल बुनियादों पर दरख्त लगाए जाएं। जिसके पास जो इस्तात है घर के बाहर जहाँ लगाएं, स्कूल्स में लगाएं, आप रोड्स पे लगाएं, जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ प्लांट लगाएं। दूसरा जो ज़राअत है, ज़राअत के अंदर, क्योंकि ये इसके बगैर तो हमारा सर्वाइवल नहीं है, तो ज़राअत में जो खादों का इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है, वो साइंटिफिक बेस पे करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। और इस तरह से जो है ऑर्गेनिक इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन या ज़राअत की तरफ जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आप जो है ज़मीन के अंदर ज़मीन की सेहत बढ़ाते हैं, नामियाती मादा बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि खादों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है और आपके ट्रैक्टर वगैरह ये चीज़ें भी कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़ीरो टिलेज है कि आप ऐसी फसल प्लान करें या ऐसे ज़राअत के मेथड इस्तेमाल करें जिसमें आपको कम से कम हल चलाना पड़े। जब आप कम हल चलाएँगे तो उसमें फॉसिल फ्यूल भी कम चलेगा और पोल्यूशन कम से कम पैदा होगी। इसी तरह जो खादें हैं उनको साइंटिफिक बुनियादों पे अप्लाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि यूरिया खाद जब भी डालें उसके फ़ौरन बाद पानी लगा देना चाहिए। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो एक तो खाद का ज़िया है, दूसरा जो है ना वही खाद जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती है। इसी तरह आपकी DAP खाद है, महंगी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको फार्म यार्ड मिन्योर
या साइंसी बुनियादों पर उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी 50% तक खाद की बचत हो सकती है। ठीक है। इसी तरह आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के अंदर नोज़ल होता है। आप ये देखें किसान क्या करता है, नोज़ल ख़राब है, हाथ रख के ना ऐसे वो स्प्रे करके आ जाता है। उससे क्या होता है कि इंसेक्ट में रेजिस्टेंस आ जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ़िज़ाई आलूदगी बनती है। तो अब मॉडर्न जो जदीद नोज़ल्स आ गए हैं वो इस्तेमाल करें जिसमें मिस्ट बनता है, यानी कम स्प्रे से आप ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह वो उसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी टेक्नोलॉजी। ठीक है, मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फिर हम इस पर देखेंगे कि उसके असरात ज़राअत पर मुरतब कैसे होंगे। जी, लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरह मैं इन्हीं डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू कर चलता हूँ कि हमें अगर हम, क्योंकि मैं ज़राअत से रिलेटेड हूँ, मैं ज़राअत से ही ज़्यादा, और लेकिन थोड़ा सा टच हम इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर भी मैं लेके जाऊँगा कि पहले तो प्लांटेशन हमें लाजमी करनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ज़राअत जो बंदा कर रहा है वही प्लांटेशन करे। आपके पास सजेशन क्या है इस प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए? हम पिछले 17 सालों से यही सुन रहे हैं, प्लांटेशन करनी चाहिए, सबको पता है करनी चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल है आपके ज़हन में? कैसे सर, इम्प्लीमेंट करने का कोई भी इतना मसला नहीं होता, हमें जस्ट आगाही देनी चाहिए। ये हमारी आगाही स्कूल लेवल्स के ऊपर, कॉलेजेस लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारी जितना काम हमारी यंग यूथ कर लेती है, ठीक है, या हमारी लेडीज़ जो घरों में होती हैं उनके तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुँचनी चाहिए। देखिए, मैंगो खाया आपने, उसका सीड या उसकी गुठली हम फेंक देते हैं, अगर उसी को संभाल के इकट्ठा करके कहीं पर आप लगा दें तो उससे एक पौधा तैयार हो सकता है। इसी तरह इसका मतलब ये है कि हमें जो पौधे लगाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए फ्रूट वाले पौधे लगाने चाहिए। फ्रूट वाले लगा दें, उसमें इंसेंटिव हो जाएगा ना, इंसेंटिव हो जाएगा, हमें फ्रूट भी मिलेगा, हमें ऑक्सीजन भी मिल रही होती है। अब मज़े की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना हम रोना रो रहे हैं कि प्रोड्यूस कर रही हैं, डेवलप कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। जितनी भी प्रोड्यूस होगी तो उतना ही जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। हाँ जी। अब मैं अगर सिंपल सी अपनी बात करूँ, मैंने अपने घर के अंदर, मेरे पास कोई हार्डली 2 मरले जगह होगी जहाँ पर मेरे पास इस वक्त 72 प्लांट्स मौजूद हैं। अच्छा, 72 प्लांट्स। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह हमें अपने घरों में कर देनी चाहिए। अब मेरा थोड़ा बहुत जो पानी ज़ाया हो रहा होता है, मसलन टूटी खुली, मैं नीचे टब रखा है, मैं उसको उठाता हूँ, जाके पौधों को दे देता हूँ। एक तो मेरे पानी की ज़ाया की बचत, ठीक है, दूसरा मेरे पौधों को लग जाता है। हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। उसके बाद जिस तरह फर्टिलाइज़र की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि शायद ये हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश नहीं है। अब आप देखें, नीम कोटेड फर्टिलाइज़र यूरिया मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी वॉलेटिलिटी कम हो गई है। फार्मर को हम समझा रहे हैं, वो अब ऑर्गेनिक मैटर की तरफ भी आ गए हैं और उसका ज़्या भी है। फिर अगर आप इंडिविजुअल लेवल की तरफ आ जाएं, मिसाल के तौर पर अब मैंने कुछ सौदा सलफ लेके जाना है, हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर, मेरा बच्चा है, गाड़ी में जा रहा है, मैं कहूँगा जी मेरा बच्चा अकेली गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि हम साया वहाँ का भी ये गाड़ी जा रही है छोड़ने के लिए, क्यों ना हम शहरी लेवल के ऊपर एक उस गली के अंदर से, इलाके के अंदर से एक बस चली जाए, बजाय कि आप 70 गाड़ियाँ भेज रहे हैं, जो कि आगे रश का मौजूद तो बनेगी, उससे कहीं ज़्यादा जो उससे पोल्यूशन निकल रही है वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है। देन हमारे जिस तरह ये भट्टे हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही होती है, ठीक है, उसको जिग-जैग टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर अडॉप्ट करना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी बड़ा असिस्ट कर रही होती है, हमारे डीसी साहिबान भी कर रहे हैं, हम मीटिंग में होते हैं, उस एग्जैक्ट पे उस टेक्नोलॉजी को आना चाहिए। फिर इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्री या हमारी गाड़ियाँ जो अपना धुआं ज़्यादा रिलीज़ कर रही होती हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में, हम इनको कम करें। तो इस तरह की प्लानिंग अडॉप्ट करके हम माहौल को जितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाएंगे, आने वाली हमारी नस्लें उसी को ही इंजॉय करेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमारे पास जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बन रही हैं, उनको रोकें, उनको फौरी तौर पे रोकना चाहिए। प्लांटेशन तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चली जाएगी ना, कि हम प्लांटेशन ज़्यादा करें, और फिर हमें डैम भी बनाने चाहिए। पानी जो इस वक्त तेज़ी से पिघल रहे हैं हमारे ग्लेशियर, और अचानक जो है पता नहीं लगता बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी या कम होंगी, ये अंदाज़ा नहीं है। तो अगर बारिशें ज़्यादा हों तो हमारे पास पानी, जी, डैम अगर बड़े नहीं बन सकते तो एटलीस्ट छोटे छोटे डैम बना लेने चाहिए। अक्सर फार्मर बना भी रहे हैं। अगर आप इधर पिंडी वाली साइड पे जाएं, मैं देख रहा था फेसबुक पे, वहाँ पर उन्होंने अपने ही अपना 5-7 फार्मर मिले, उन्होंने एक अपना ही डैम बनाया। बासी में यही पैटर्न नहीं होता था जी, रात के लिए। एग्जैक्टली, ऐसे हम उस तरफ वापस, ऐसे लगता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा उसी चीज़ पे। ऑर्गेनिक भी बुनियादी तौर पे यही है ना जी, वापसी का सफर, कि हम उस तरफ जाएंगे तो ठीक, या फिर हमें इनकी रिसोर्सेज को ज़रा सोच समझ के सर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेट्रोलियम या गैसोलीन प्रोडक्ट्स हैं, इनसे सल्फ्यूरस एसिड पैदा हो रही होती है, और ये जो सल्फ्यूरस एसिड होती है, ये हमारी जो स्मोक पैदा करती है, ये डेंजरस फुल स्मोक पैदा कर रही होती है, जिसको हम क्लासिकल स्मोक का नाम भी देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजीर साहब, इसमें एक पहलू तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन एक मामला ये भी है कि इस वक्त जो अगर हम अपने क्रॉप्स की बात करें, अपनी फसलों की बात करें,
तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें एक, जैसे हम ये कह रहे हैं कि इनको इस तरह ओवरकम कर सकते हैं, तो क्या जो क्रॉप जोनिंग है, जोन हम बनाएं, वो किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है? क्योंकि हमारा काश्तकार तो वही पुराने तरीक़ाकार से और पुरानी फसलों पर ही खड़ा हुआ है और काश की जा रहा है। अब एक फसल सूटेबल नहीं रही उस जोन के लिए, उस इलाके के लिए, लेकिन वो काश की जा रहा है। तो इस जोनिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है, और इस पे कहीं किसी सतह पर जो है रिसर्च के जो इदारे हैं कहीं काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा काम? जी, क्रॉप जोनिंग जो होती है बेसिकली वो माहौलियाती तब्दीलियों और मिट्टी की इकसाम की बेस पे की जाती है। ठीक है। आप देख लें कि जो चावल है वो लाहौर उस साइड पे होता है, मकई ज़्यादातर साहिवाल में हो रही है, मुल्तान में काटन, हाँ, जैसे अब काटन आहिस्ता नीचे, लेकिन आप ये देखें कि मुल्तान या इस एरिया में काटन अब ऐसा ऐसा शिफ्ट हो रही है। चोलिस्तान वाले एरियाज में देखें तो मतलब ये हो गया ना, ये तो चलें कुदरती तौर पे काश्तकार अंडरस्टैंड करके 2-3 साल नुकसान करके आगे जा रहे हैं। हम खुद भी इस पे सोच रहे हैं। जी, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, और इस वक्त जो मौजूदा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं, और मौजूदा जो इदारे हैं, जी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वीकली बेस पे मीटिंग्स हो रही हैं इस पे कि जोनिंग वगैरह करनी चाहिए, स्पेशली कॉटन के लिहाज से, कि ये आइडेंटिफाई किया जाए। नहीं, प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, और वो उस एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इस चीज़ पे ये डॉक्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं। आपका इदारा को इस पे जोनिंग पे तो ये ताश ही इनको दिया हुआ है कि ये एक्सटेंशन वाले नहीं, वो आइडेंटिफाई करें और उस जोनिंग उसमें करवा रही है। जी सर, हम ऐसा इसका चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना इसको बड़ा फोकस कर रही है कि हम जोनिंग करें। ये आज से कोई 5-7 साल पहले भी इसका बारे में बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फिर थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब इस बार दोबारा फिर फुल एनर्जेटिक है कि जोनिंग की जाए, प्रॉपर जोनिंग की जाए। जो क्रॉप जहाँ पे लग रही है उसको वहीं पर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो साहिवाल में या सरगोदे में सिट्रस हो रहा है वहाँ पर मैंगो लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये जोनिंग होनी चाहिए। ये हमारे किसानों के लिए, हमारी मैशियत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह। के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो अंडरस्टैंड कर सके ये काम आपने करके। जी सर, हम गवर्नमेंट हम इसको कर रहे हैं, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम फिलहाल हम इसको चल रहे हैं अपना सर्वे की तरफ कि कौन कौन सी क्रॉप के लिए कौन कौन सा एरिया हमारे लिए सूदमंद होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त भी, आज भी, यानी वीकेंड है, वीकेंड पे भी जो हमारे ज़री माहिरीन हैं और महकमा ज़राअत के जितने भी आला अफसरान हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी मीटिंग मौजूद हैं। आज 5 बजे मीटिंग है। इस पे वो वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है कि काम हो रहा है, और जाहिर है अगर हमने सर्वाइव करना है और बेहतर। लेकिन सर पाकिस्तान में कि ये है कि सिस्टम जितनी तेजी से तब्दील हो रहा है ना, वो उतनी तेजी से काम हो नहीं रहा, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ज़री माहिरीन भी काम कर रहे हैं। हमारे मसाइल लग रहे कि इसमें जरा कोई तेजी आ जाए। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम का खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की माहौलियाती तब्दीली पर और उसके असरात पर। आपने इस सारी गुफ्तगू से काफ़ी सारी चीज़ें असेस की होंगी। अपनी काश्तकारी को ज़रा थोड़ा सा पैटर्नाइज़ करें, चीज़ों को समझें, और माहौलियात को आपको ख़ुद भी समझना है कि कैसे इस माहौल को अपने लिए फेवरेबल बनाना है। आसान काम है, जब आप इस पैटर्न पर चले जाएंगे तो वही चीज़ें जो आपको नुकसान पहुँचा रही हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।